फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जी स्टडी। मैं हूं सोहेल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे मानसून। तो आज हम पढ़ेंगे मानसून में, ग्रीष्म ऋतु में मानसून पढ़ने वाले हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून की क्या क्रियाविधि होती है और वर्षा कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मानसून। जैसा कि एक पहले बता देता हूँ मैं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा है कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, इन तीनों रेखाओं पर बारी बारी से चमकता रहता है। ओके, तो कर्क रेखा पर कब चमकता है लंबवत? तो ये चमकता है 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर चमकता है। फिर जाता है ऊपर 21 जून को चमकता है कर्क रेखा पर। फिर वापस आता है नीचे, फिर 22 सितंबर को वापस आ जाता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 22 मार्च और 21 या 22 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर चमकता है। फिर नीचे खसकता है तो यहाँ पर जाता है 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा पर। ओके, तो 22 मार्च को तो हमारा चमक रहा है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो इसका मतलब ये होगा 22 मार्च के आसपास जो ITCZ होता है। ITCZ क्या होता है पहले बता दिया मैंने इसके पहले वीडियो में। ITCZ इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में एक और नाम है इसका मानसून की द्रोण या मानसून का गर्त, यानी मानसून का गड्ढा। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है वहाँ की जो वायु होती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस कारण से क्या होता है, वो आसपास की हवाओं को अपनी ओर खींचता है। तो इसे बोलते हैं ITCZ। तो 22 मार्च को हमारा भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। इसका मतलब ITCZ जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। 22 मार्च के बाद में सूर्य जो है ऊपर खसकना शुरू कर देता है। सूर्य की किरणें ऊपर खसकना शुरू कर देती है, जिसके कारण से जो है जून के आसपास ITCZ जो है वह भारत में पहुंच जाता है। ठीक है, भारत में पहुंचने के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र भारत में बन जाता है। इस कारण से यह समुद्र से आने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इधर से आने वाली हवाओं को भी आकर्षित करेगा, ऊपर से आने वाली हवाओं को भी आकर्षित करेगा ITCZ भारत में प्रवेश करने के बाद में। अभी तो यहाँ पर है, तो यह कहाँ से हवाओं को आकर्षित कर रहा है? इस तरफ से, इधर से कर रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कर रहा है। फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं चलेगी तो सीधी नहीं चलेगी। कैसे? उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब ITCZ यहाँ आएगा तो यहाँ से जो चलने वाली हवा है वह अपनी दाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगी, और ऊपर वाली हवाएं भी दाईं ओर मुड़ेगी। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम मानसून की क्रियाविधि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है। ठीक है, ये जो रेड में लाइन मैंने खींची है ITCZ का क्षेत्र है जो भारत में प्रवेश करता है। ओके, तो ये भारत का मैंने प्रायद्वीपीय भारत जो है पूरा बना दिया है, क्योंकि आगे जाते हैं तो हिमालय आ जाता है। हिमालय के आगे मानसून की क्रियाविधि नहीं होती, क्योंकि मानसूनी हवाओं को हिमालय रुकवा कर वर्षा करवा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो होता क्या है, हमने पढ़ा अभी जैसे कि 22 मार्च के बाद में जो है ITCZ धीरे धीरे भारत की ओर आने लगता है। भारत की ओर खसकने के कारण क्या होता है, जो पछवा जेठ धारा, जो हमने शीत ऋतु में पढ़ी थी कि पछवा जेठ धारा की एक जो शाखा होती है वो हिमालय से टकराकर भारत में आ जाती है, जिसके कारण से ठंड लगती है और वर्षा भी होती है कहीं कहीं पर उत्तरी भारत में। तो ITCZ जो है हमारा निम्न वायुदाबी क्षेत्र है, जो भारत में प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि वो जो पछवा जेठ धाराएं जो निम्न वायुदाब और नीचे ITCZ और नीचे खसकने के कारण भारत में प्रवेश कर रही थी, वह हिमालय से न टकराकर ऊपर ही चीन में चलने लगती है, और हिमालय से टकराती नहीं है, इसलिए वह दो धाराओं में बढ़ती नहीं है और चीन की तरफ चली जाती है पछवा जेठ धाराएं। तो इस कारण से जो है पछवा जेठ धाराएं ऊपर की ओर खसक जाती है, भारत में नहीं चलती है। आगे बढ़ेंगे तो 22 मार्च के बाद में सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है या कर्क रेखा की ओर चलने लगता है। तो मई के पहले सप्ताह में जैसा मैंने बताया है, इधर नीचे भूमध्य रेखा है,
तो मई के पहले सप्ताह में 5 मई तक यह कहाँ पर आ जाता है, हमारा ITCZ की लाइन है जो निम्न वायु दाब क्षेत्र है हमारे केरल के आसपास पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। तो मई में पहुँच जाता है, इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने के कारण यह आसपास की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है 5 मई के आसपास, तो आसपास की हवाओं को खींचता है। आसपास में क्या है, समुद्र है, स्थित है अरब सागर का, तो समुद्र से आने वाली हवाएं इस क्षेत्र की ओर आती है तथा ये हवाएं जो समुद्र से आ रही अपने साथ नमी को लेकर आती है, तो क्या करती है, ये पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ पर वर्षा कर देती। कहाँ, केरल में करती है, तमिलनाडु में करती है और कर्नाटक में करती है। कहाँ पर, मई के आसपास, 5 से 10 मई या पूरे मई महीने में या फिर जून के पहले सप्ताह में। तो ये जो हवाएं वर्षा कर रही हैं ये मानसून नहीं है, ये सिर्फ मानसून का आभास कराती है। मानसून के पूर्व की फुहारें बोलते हैं इसको, जो वर्षा करती है ITCZ के भारत में प्रवेश करने के कारण। तो इसे क्या बोलते हैं, केरल में बोलते हैं इसे आम्र वर्षा या फूलों की वर्षा, और कर्नाटक में बोलते हैं इसे चेरी ब्लॉसम। केरल में क्या बोलते हैं इसे, आम्र वर्षा, और कर्नाटक में बोलते हैं इसे चेरी ब्लॉसम। केरल में आम की वर्षा, आम की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है, और कर्नाटक में चेरी की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है ये वर्षा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा या चेरी ब्लॉसम। मई या शुरुआती जून में होती है वर्षा, ये फुहारों के रूप में होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम। धीरे धीरे ये जो है हमारा ITCZ है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, सूरज के कर्क रेखा, यहाँ पर बीच में से जो है कर्क रेखा जा रही है भारत के, तो कर्क रेखा जो है सूरज का आखिरी पॉइंट, इसके बाद में वापस नीचे खसकने लगता है। तो सूरज जो है कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है, जिसके कारण से हमारा ITCZ भी ऊपर खसकने लगता है, ठीक देखें। तो ऐसा खसकते खसकते जब यह आता है 25 मई के आसपास आता है, तो यह ITCZ जो है हमारा पश्चिम बंगाल के आसपास से भी गुजरने लगता है। पश्चिम बंगाल के आसपास से गुजरने के कारण क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस कारण से क्या होता है कि हवाएं जो समुद्र तट के पास स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहाँ पर भी वर्षा करती है हल्की फुल्की। तो इस प्रकार से मई में और जून के आसपास जो पश्चिम बंगाल में भी फुहारों के रूप में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। काल बैसाखी बोलते हैं इसे, या फिर झंझावाती वर्षा बोलते हैं इसे, क्योंकि वहाँ पर तूफान के साथ वर्षा करती है यह पश्चिम बंगाल में। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ITCZ जो है 25 मई के बाद में 1 मई के आसपास लगभग पूरे भारत में, पश्चिमी भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है। देखिए 1 जून के आसपास पश्चिम भारत में, यहाँ पश्चिमी भारत आ जाएगा, तो पश्चिमी भारत में मेन रूप से यह अपने आप को केंद्रित कर लेता है। यहाँ पर ITCZ का केंद्र होता है, ठीक है। 1 जून के आसपास पूरे उत्तरी भारत में तो फैल जाता है ITCZ, लेकिन केंद्र होता है इसका पश्चिमी भारत में। तो इसका कारण ये है, लेकिन 1 जून को तो ये 1 जून से ही आ गया हमारा ITCZ भारत में, पूरे पश्चिमी भारत में। लेकिन सूर्य जो है कर्क रेखा पर कब चमकता है, 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर आता है। तो इसका कारण क्या है कि ITCZ पहले ही पहुंच गया। तो कारण यह है कि सूर्य तो धीरे धीरे आ रहा है 21 जून के आसपास, लेकिन स्थलखंड जो है हमारे समुद्र से बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जब सूर्य यहीं कहीं चमक रहा होगा आसपास, तब उस कारण से क्या है हमारा यहाँ तो ठीक है, ये जो स्थलखंड है हमारा, इसके आसपास जो है समुद्र स्थित है, इसलिए जो है टेम्परेचर यहाँ गर्म नहीं होता है। लेकिन सूर्य जब धीरे धीरे खसकते हुए यहाँ कहीं आता है, तो ये जो स्थलखंड है ये आसपास स्थलखंडों से ही घिरा हुआ, इस कारण से क्या है यहाँ का तापमान बहुत जल्दी उच्च हो जाता है। उच्च होने के कारण क्या है ITCZ यहाँ आ जाता है, क्योंकि तापमान उच्च हो जाएगा तो वायु दाब भी कम हो जाएगा और हवाएं गर्म होकर फैलकर ऊपर उठने लगेगी। इस कारण से ITCZ जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपने आप को विस्थापित कर लेता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में विस्थापित कर लेने के कारण जून और मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में अपने आप को स्थापित कर लेता है, एकदम निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो क्या होता है कि निम्न वायुदाब होने के कारण आसपास से उच्च वायुदाब से इसकी ओर हवाएं आने लगती है। एक पॉइंट रहता है, इसकी ओर
आने लगेगी, हवाएं घूम घूम कर आने लगती हैं। हवाएं कभी भी निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर सीधी नहीं चलती है, इसे घूम कर आती है। ठीक है, घूम कर आने के कारण क्या है, पश्चिमोत्तर भारत में पूरी पश्चिमोत्तर भारत में तो ITCZ जो है हमारा, तो ITCZ जो है इस कारण से 1 जून के आसपास ही हमारे पश्चिमोत्तर भारत में विस्थापित हो जाता है इसका केंद्र। तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र होने के कारण आसपास से हवाएं इसकी ओर चलती हैं। आसपास जो है सारे स्थलखंड मौजूद हैं, इस कारण से ये सारे गर्म होते हैं। इस कारण से ये गर्म हवाएं होती है जो इस निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है। गर्म हवाएं जो निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती है, गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं, इन्हें ही लू कहा जाता है। आपने सुना होगा 25 मई के आसपास लू शुरू होती है और 5 से 6 जून के आसपास खत्म हो जाती है लू। तो ये जो लू है इसी कारण से बनती है, क्योंकि ITCZ जो है पश्चिमोत्तर भारत में विस्थापित हो जाता है और आसपास से जो है गर्म हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो पहले से निम्न वायुदाब का केंद्र है और ITCZ के कारण क्या हो जाता है, आसपास का क्षेत्र पहले ही गर्म रहता है। तो ये गर्म हवाएं हैं जो पश्चिमोत्तर भारत की ओर चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। लू क्या होती है, यह शुष्क हवाएं होती है और केवल उत्तरी भारत में चलती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया गर्म और शुष्क हवाएं होती है, क्योंकि यह स्थलखंडों से चलती है, इसलिए इसमें आर्द्रता नहीं होती है। ओके, तो अगला पॉइंट रहेगा ITCZ। मैंने जैसा भी बोला है आपको वैसा ही आप नोट्स बनाते जाइएगा, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा मैं, सिर्फ आपको समझाते जा रहा हूँ। तो ITCZ को एक और नाम है, उस हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, मानसून द्रोणी या फिर मानसून गर्त भी बोलते हैं इसे। ठीक है, मानसून द्रोणी या मानसून का गर्त, मानसून का गड्ढा बोलेंगे इसे। तो 1 जून के आसपास जो है हमारा ITCZ जो है पूरे उत्तरी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में विस्थापित हो जाता है इसका केंद्र। इस कारण से क्या होता है कि 1 जून के आसपास आ गया हमारा उत्तरी भारत में। ठीक है, तो इस कारण से अब क्या है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि स्थलखंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ITCZ जो है स्थलखंड पर बहुत जल्दी गर्म कर हवाओं को ऊपर उठा देता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और शक्तिशाली होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये जो है अरब सागर से अब आने वाली हवाओं को अपनी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित कर लेता है। अरब सागर से आने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अरब सागर से जो हवाएं चलती है कायदे से तो सीधी चलना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन फेरेल के नियम के अनुसार हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो हवाएं चल रही है इस तरह से चलना चाहिए, सीधे इस तरीके से चलना चाहिए। तो अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो फेरेल के नियम के अनुसार क्या होगा, हमें कैसा चलना चलेगा, हमें अपने दाईं ओर मुड़ना होगा। हमारा दायां हाथ इधर है, तो ये इन हवाओं को कैसा मोड़कर चलना होगा, ऐसा मोड़कर चलना होगा। ठीक है, तो ये हवाएं कैसे चलती है, फेरेल के नियम के अनुसार ITCZ की तरफ जाना है इनको, लेकिन अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ कर चलना होगा। तो ये हवाएं ऐसी चलने लगती है। ठीक है, ऐसी भारत की ओर चलने लगती हैं 1 जून के आसपास, ये ऐसी चलने लगेगी। तो इस कारण से क्या होती है, चूँकि ये तो चल रही है हमारी अरब सागर से चल रही है, आर्द्रता से लदी हुई है ये वर्षा, तो इस कारण से क्या होती है, सबसे पहले ये 1 जून को टकराती है केरल से। यहाँ पर केरल है, केरल के तट से टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद में वहाँ पर वर्षा कर देती है। बाद में पूरे तटीय भाग में वर्षा करती है। फिर इसके बाद में जुलाई के आसपास यह पूरे भारत में फैल जाती है। 20 या 22 जुलाई के आसपास पूरे भारत में फैलकर वर्षा करती है और हिमालय से टकराकर वर्षा करती है। ओके, तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद में केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है, उसके बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल जाती है। ओके, तो बारिश करने वाली जो हवाएं हमारे भारत में कैसे प्रवेश करती है, इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से, क्योंकि फेरेल के नियम के अनुसार इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम। दिख रहा होगा आपको अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हवाएं कहाँ से प्रवेश कर रही हैं, इधर से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। तो ये प्रवेश कर रही है हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रही है भारत में। इस कारण से इनको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी वर्षाकारी मानसून बोलते हैं इसे। महासागर से चलती है इसीलिए इसमें आर्द्रता युक्त होती है। 1 जून से टकराती है मालाबार तट से, फिर पूरे 15 से 20 जुलाई के आसपास पूरे भारत में फैल जाती है।
ओके, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है हमारा, इसकी दो शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।